बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मौजूद हैं। मैं आज बीएससी का थर्ड ईयर का पार्टिकल डायनामिक्स का जो चैप्टर चल रहा है उसमें टॉपिक डिस्कस करूंगा टर्मिनल वेलोसिटी वाला, ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो चलें अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। जी, टॉपिक है हमारा जी ड्रैग फोर्स। इसमें हमने डिस्कस करना है कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। फिर हम ये देखेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर फॉल कर रहा है। ये जो टॉपिक है ये सारा का सारा बिल्कुल वही है जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में पढ़ा था। चैप्टर 6 में आपको याद होगा सबसे पहले हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ा था जिसमें स्टोक्स लॉ भी था। आपको याद होगा वो फॉर्मूला जिसको आपने रट्टा लगाया था, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज़ करेंगे लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट होगी। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ भी हमने कैलकुलेट की थी। यहाँ पे जो मेथड है वो थोड़ा सा बेटर होगा, इंटीग्रेशन वाला मेथड। तो चीज़ें वही हैं, बस उनको फाइंड करने का मेथड थोड़ा सा एडवांस है, तो इसलिए आपने मुश्किल नहीं समझना इसे, बड़ा इजी है, ये वही सारा कुछ है। ड्रैग फोर्स क्या होती है जी। फ़र्ज़ करें आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, चलती गाड़ी में विंडोज़ के बाहर आप हैंड बाहर निकालें और गाड़ी चलती जा रही है। आपको अपने हैंड के ऊपर एक फ़ोर्स लगती फील होगी। वो फोर्स कौन लगा रही है? हवा लगा रही है। हवा की वजह से एक बैकवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी की मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लग रही है जो आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेलेगी। ये जो फोर्स है इसे बोलते हैं ड्रैग फोर्स। यानी किसी फ्लूइड के अंदर, अब देखें हवा फ्लूइड है। फ्लूइड जो है हर ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके उसे फ्लूइड बोलते हैं। जैसे एयर है, गैसेस, लिक्विड, प्लाज्मा, सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर मूव करवाएं तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है एक फोर्स लगा के, और उस फोर्स को बोलते हैं ड्रैग फोर्स। फर्ज करें ये वो ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और फर्ज करें हवा या पानी या लिक्विड किसी के अंदर से भी मूव कर रहा है, किसी भी तरह के लिक्विड के अंदर से, तो इसकी मोशन के अगेंस्ट एक ड्रैग फोर्स लगती है। इसी ड्रैग फोर्स की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो ड्रैग फोर्स है ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो हमने उसको 6 पाई ईटा आर लिखा था एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, और उसे हम स्टोक्स लॉ बोलते थे। सेम वही फॉर्मूला है, बस 6 पाई ईटा आर की जगह बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला वैसे ही है, बस बी वी लिखा हुआ है। तो ये आपने इसको याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो डिफाइन की गई है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? जब कोई फ्लूइड फ्लो करवाया जाए, फर्ज करें हम किसी फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं, तो उसके फ्लो में जितनी मुश्किल पेश आएगी हम कहेंगे उसकी जो विस्कोसिटी है उतनी ही ज़्यादा है। यानी अगर शहद को फ्लो करवाया जाए उसकी विस्कोसिटी पानी की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि उसको फ्लो करवाना पानी की निस्बत मुश्किल है। इसी तरह अगर आप कोल तार, जिसे लुक बोलते हैं, उसको फ्लो करवाएं तो उसको फ्लो करवाना इवन शहद से भी मुश्किल है। इसका मतलब है उसकी विस्कोसिटी उससे भी ज़्यादा होगी। तो विस्कोसिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी फ़र्ज़ करें आप फ्लूइड को फ्लो करवाना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने कुछ शहद वगैरह रखा हुआ है,
तो वो जो शहद है वो लेयर्स की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होता है, ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, अप टू सो ऑन। जब आप बर्तन को एक साइड से ऊपर उठाएंगे और दूसरी साइड से शहद बाहर आने की कोशिश करेगा, तो ऊपर वाली लेयर बाहर आ रही होगी, लेकिन नीचे वाली लेयर जो है, ऊपर वाली लेयर बाहर आ रही है लेकिन नीचे वाली लेयर उसको बाहर आने से रोकने की कोशिश करेगी। इसे ही बोलते हैं विस्कोसिटी। ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली, ये उससे नीचे वाली, ये उससे नीचे वाली। तो जो लेयर आगे जाने की कोशिश करेगी उसके साथ जो एडजेसेंट लेयर है, जो उसके साथ अटैच है, वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो इसे ही विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर विस्कोसिटी की वजह है कोहेसिव फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बाउंड रखने की कोशिश करते हैं। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में कोलिजन्स हैं। गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे होते हैं, उसी कोलिजन की वजह से उनके फ्लो में मुश्किल पेश आती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी की रीज़न लिक्विड्स में क्या है, कोहेसिव फोर्सेस, और गैसेस में कोलिजन्स। इसके बाद हम बात करते हैं जी टर्मिनल वेलोसिटी की, जो हमारा मेजर टॉपिक है आज का। इसके लिए फर्ज करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में हमने रेन ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट कंसिडर किया था। यहाँ पर हम फर्ज करें कोई भी छोटा सा पार्टिकल, कोई मैस कंसिडर कर रहे हैं जो हवा में, एयर में फॉल कर रहा है। अब फॉल करने के लिए उसको जो फोर्स चाहिए वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी उसका अपना वेट। जब वो फॉल कर रहा होगा, हम जानते हैं कि ये फर्ज करें एयर है, एयर के अंदर ये फॉल कर रहा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड के अंदर फ्लो करता है या मूव करता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स भी लगना शुरू हो जाती है, जो यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है। अब मोशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। अगर अभी भी इसके अंदर नीचे की तरफ कोई एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है अभी भी इसके ऊपर कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, यानी नेट फोर्स लग रही है, जो इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। अगर नेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है अभी भी, इसका मतलब ये हुआ कि ये डाउनवर्ड फोर्स स्ट्रॉन्ग है और अपवर्ड फोर्स वीक है। ठीक है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, वो किसके इक्वल आएगी, वेट यानी बड़ी फोर्स माइनस बी वी यानी छोटी फोर्स। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब आपने नेक्स्ट क्या किया, आपने इस मास को डिवाइड कर दिया। जब आप मास को डिवाइड करेंगे तो इस mg के साथ जो मास है उसके साथ ये m कैंसिल हो जाएगा और b के साथ नीचे m आ जाएगा। मुझे ये बताएं कि इस फार्मूला की आपको समझ आ गई है, एक दो बच्चे बोल के बता दें। जी मेरी आवाज आ रही है भाई? अच्छा, ये ना मेरा ख्याल है इस दफ़ा मेरी तरफ से सिग्नल्स का इशू है। आपको अभी तक आवाज़ बिल्कुल नहीं आई? अच्छा, ये डायग्राम वगैरह नज़र आ रही है आपको? पिक्चर, इमेज नज़र आ रहा है? चलें, अगर क्लैरिटी नहीं है तो हाँ हाँ कोई बात नहीं है, आप इन 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 टच रहें। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं नेक्स्ट आगे मूव करने लगा हूँ। अब ये जो एक्सेलरेशन आया है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन अगर आप गौर करें तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। अब आप गौर करें, कॉन्सेप्चुअली छोटी सी बात बताने लगा हूं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी
तो जो रिजल्टेंट फोर्स है जिसे आप नेट फोर्स कह रहे हैं, जब ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी तो नेट फोर्स कम होती जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा जब ड्रैग फोर्स इतना बढ़ जाएगी कि वो वेट के बराबर हो जाएगी। बढ़ते बढ़ते जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, यानी ये वाला एक्सेलरेशन जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, ये वाला, ये कम होते होते कितना हो जाएगा, जीरो। और जब ये कम होते होते जीरो हो जाएगा तो उस वक्त वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी उसे ही हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन में भी आपको यही वाली बात नजर आएगी। मैं फिर अपनी बात को एक दफा रिपीट करता हूं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अब मैं ये ब्लैक कलर से कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा से वही बात समझ आ जाए। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इस एक्सेलरेशन से समझ आ रही है, इस फार्मूला से, कि एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। अब मैं इसको दूसरे अंदाज में बताता हूँ। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, नेट फोर्स कम होती जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते वेट के बैलेंस कर देगी, वेट के इक्वल हो जाएगी और इसको बैलेंस कर देगी। उसके बाद रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी और फिर मज़ीद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। इसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। इसकी डेरिवेशन में क्या कुछ है, सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको मैंने वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन करवाया था। ये देखें, अभी भी जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है जिसका हम अब इस टॉपिक में जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें हमने टाइम के लिए ये एक फॉर्मूला बनाया था, सेम यही फॉर्मूला अब हम इस टॉपिक में शामिल कर रहे हैं। ये वाला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने जीरो कंसीडर कर लिया और ये वाला फॉर्मूला हम इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। अब एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ये आप देखें, g माइनस बी ओवर एम मल्टीप्लाइड बाय v। और साथ ही ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फर्ज किया था कि जिस ऑब्जेक्ट की हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो इनिशियली रेस्ट पर था और उसको ड्रॉप किया गया। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ गई और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v आ जाएगी। बाकी ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये जो नीचे m है इसको आप एलसीएम कर लें। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, इस सारी टर्म का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास बन जाएगा mg माइनस bv। मैं इसको एक नज़र करके दिखा देता हूँ। ये इंटेग्रल था 0 टू v, ऊपर dv डिवाइडेड बाय, नीचे आपने एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाय m। ये m ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये m आपके पास आ गया ऊपर और ये टर्म बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस m को, चूंकि मास कांस्टेंट है, उसे इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया 2 दफ़ा, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा हमने क्या किया, इसके साथ साथ, एक सेकंड बस मैं कलर पिक कर लूँ, ओके, इसके साथ साथ हमने b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि नीचे वाली जो टर्म मौजूद है यहाँ पर, ये जो नीचे वाली टर्म है mg माइनस bv, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फिर फार्मूला बन जाएगा नेचुरल लॉग वाला। नीचे वाला जो फंक्शन है उसका अगर डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, देखें mg तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, आगे जो v है उसके मुताबिक डिफरेंशियल जो है वो क्या बनेगा, माइनस b इंटू डी वी। जी क्या कह रहे हैं? सर कोई बार बार रिमूव करवा रहा है टीम्स में से, बार बार आई जा रहा है कि समवन रिमूव योर टीम। कुछ मेरे साथ भी ऐसा है, 3 दफा हो गया। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि अभी लेक्चर बस ये वाला ख़त्म होने वाला है,
क्योंकि अब जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, आपको पिछली चीज़ें तो आपने सुनी नहीं है, तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मैं इसको अभी फाइनलाइज करके अपलोड करता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब हम लेक्चर लेंगे तो मैं प्राइवेसी लगा दिया करूँगा कि आप में से कोई बच्चा भी कुछ भी ना कर सके। ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि आज़ादी का हमेशा नुकसान ही होता है। ओके जी, इसमें आपके पास ये आ गया -m/b। कोई रिमूव कर देता बार बार पता नहीं। चले मैं प्राइवेसी लगा दूंगा नेक्स्ट टाइम। रिमूव कर रहा सर। चले आप इजी रहे, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं अपलोड कर देता हूँ अभी फ़ौरन, जैसे ही मैं फारिग होता हूँ मैं फ़ौरन अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है ये बन गया जी ये वाला, ये। अब लोअर और अपर लिमिट हमने साथ लिख दी नेचुरल लॉग के साथ। अपर लिमिट लगाएंगे तो ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़। लोअर लिमिट लगाएंगे तो v की जगह 0 आ गया। जब v की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ mg। अब यहाँ पे रेशो वाला फार्मूला लग जाएगा, हम जानते हैं नेचुरल लॉग में ये रेशो वाला फार्मूला हो सकता है। mg, ये पहली टर्म ऊपर आ गई और जो दूसरी टर्म है वो नीचे आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये वाला जो b है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और m को नीचे डिवाइड कर दिया, और नेगेटिव साइन को भी इस तरफ ले आए। इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है वो बन गई ये। फिर आपने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो इस तरफ आ जाएगा e की पावर -bt डिवाइडेड बाय m, और राइट हैंड साइड पे जो नेचुरल लॉग था ये ख़त्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस mg को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपके पास बन जाएगा mg e की पावर -bt डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू mg -bv। फिर आपने क्या किया, इस bv को इस तरफ ले आए और इस सारी टर्म को उस तरफ ले गए। ठीक है, जब bv लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाली टर्म उस तरफ जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। आपके पास ये बन गया। फिर आप राइट हैंड साइड से mg को कॉमन ले लें। जब आप mg को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 e की पावर -bt डिवाइडेड बाय m। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे b मल्टीप्लाई हो रहा था उसे इस तरफ डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया mg डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 1 e की पावर bt डिवाइडेड बाय m ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला उसने डायरेक्ट वहाँ पे लिखा हुआ था, जिसको मैंने सॉल्व करके आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया है। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया वेलोसिटी का। अब इसी वेलोसिटी के फार्मूला से हम एक्सेलरेशन का फार्मूला भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारे पास वेलोसिटी आ जाए तो उसका टाइम डेरिवेटिव लिया जाए तो एक्सेलरेशन बन जाता है। जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। देखें, असल में ये दो टर्म्स हैं, mg इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब mg 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, इसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा, और अगली टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, मैं आपको एक दफ़ा करवा ना दूं, मेरा ख्याल है कुछ बच्चों को इसकी समझ नहीं आएगी। तो देखें, dv डिवाइडेड बाय dt, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, mg डिवाइडेड बाय b माइनस mg डिवाइडेड बाय b इंटू e की पावर -bt ओवर m। अब आप इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें, d ओवर dt किया था असल में हमने। जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट टर्म का 0 आ जाएगा, सेकंड टर्म का mg ओवर b वैसे का वैसा, e की पावर -bt ओवर m उसी तरह, और फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, -b ओवर m। फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा -b ओवर m। ठीक है, अब होगा क्या, ये दोनों जो माइनस हैं, ये दोनों जो माइनस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और कुछ कैंसिल भी हो रहा है। कैंसिल क्या होगा, ये b इस b से और ये m इस m से कैंसिल हो गया, और आपके पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से
ये आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई और ऊपर हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी। वेलोसिटी की इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ, एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इक्वेशन बी का नाम दे देता हूँ। अब उसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यूज जो है जीरो टाइम के लिए भी फाइंड की हैं और इन्फिनिटी टाइम के लिए भी फाइंड की हैं। जीरो टाइम का मतलब है कि हम इनिशियल सिचुएशन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। जीरो टाइम का मतलब है कि इनिशियली क्या हुआ, और इनफिनिट टाइम का मतलब है फाइनली क्या हुआ। अच्छा, अपने आप को म्यूट करें भाई जरा। सारे लोग अपने आप को म्यूट पे रखें जी। इनिशियली क्या हुआ और फाइनली क्या हुआ। देखें, अगर आप वेलोसिटी के फार्मूला में टाइम की जगह ज़ीरो पुट कर दें, यानी हम ये देखना चाहें कि जैसे ही उसको ड्रॉप किया था तो तब क्या सिचुएशन थी, तो जो ड्रॉप करने पर सिचुएशन क्या थी, आप यहाँ b की जगह ज़ीरो पुट कर दें। e की पावर क्या हो गई, -0, और e की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है जब टाइम 0 था यानी इनिशियली वेलोसिटी की वैल्यू थी 0, और तब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको यहाँ पर t की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। उसके साथ e की पावर 0 हो जाएगी और e की पावर 0 क्या होती है, 1। इस तरह से एक्सेलरेशन आ गया g के इक्वल। कहने का मतलब ये है कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे थे तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी और उसका जो सबसे इनिशियल एक्सेलरेशन डेवलप हुआ वो g के इक्वल था, क्योंकि इन द वेरी बिगिनिंग उसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, जिसकी वजह से उसने फॉल करना शुरू किया। तो जाहिर बात है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो g के इक्वल ही होगा। इसी तरह जब आप टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप फाइनल सिचुएशन देखना चाह रहे हैं। टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट करने पर ये वाली जो टर्म है वेलोसिटी की, ये e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी या e की पावर माइनस इन्फिनिटी। जब e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो इसका मतलब होता है 1 ओवर e की पावर प्लस इन्फिनिटी। ये बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। जब आप 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास एज इट इज़ ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है जो हमें मिली है। और इस वक्त एक्सेलरेशन कितना है ये हम देखते हैं। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, आप यहाँ पर b की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे। जब आप b की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी। ये उसी तरह से 1 ओवर e की पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 ओवर e इन्फिनिटी, और इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और इसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। यही है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो आज का ये वाला जो लेक्चर था इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं। मैं आपको एक नज़र सारी स्क्रीन पर ये सारा लेक्चर एक नज़र दिखा रहा हूँ। आपने इसको बार बार गौर से देखना है ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। जी तो बच्चों ये था हमारा ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ठीक से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।